सो हेलो गाइस, अनिकेत दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में लास्ट मिनट टिप ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है वो कल है, कल के मॉर्निंग शिफ्ट में ही। सो मे बी ये आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। क्या बताओ यार, मैं जो गंवार लोग ही भरे हुए हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मेरा लास्ट मॉक था जो कि मैंने कल अटेम्प्ट किया था मॉर्निंग में, ठीक है। आई गोट 71.45, 84 परसेंटाइल, विच इज़ आई थिंक डिसेंट परसेंटाइल। और रीजनिंग में 81 है। रीजनिंग तो मेरे को काफ़ी टफ लगा, ये मॉक नंबर 10 था ओली बोर्ड का। और क्वांट में आई गोट 95.1 परसेंटाइल। क्वांट मेरा शुरू से ही अच्छा ही जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो गए, लाइक 12 रॉन्ग। भाई काफ़ी कंसर्निंग है यार मेरे लिए। 12 रॉन्ग भी कौन से हुए जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बाद में शो कर करूँगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी करना क्या क्या है। अभी जो है कुछ ही मैराथन मत देखो। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों को एकदम साइड रख दो, क्योंकि अब आप इसमें कुछ ज़्यादा लंबा तीर नहीं मार दोगे। जो होना था इन तीनों में हो गया। और अगर आप लोगों ने जीए पढ़ा है, जैसे 3 मंथ का आप लोगों ने, जैसे मैंने 3 मंथ का किया है, जैन फेब मार्च, ठीक है। आपको जैन फेब मार्च का खास करके जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो एकदम रिवाइज़ कर लो, कम से कम 2-3 बार। 2-3 बार जैन फेब मार्च का रिवाइज़ कर लो एकदम, मतलब कन्फ्यूज़न तक नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। अगर आपको कम से कम 15 मार्क्स चाहिए तो, 10 से 15 मार्क्स चाहिए तो जैन फेब मार्च का पूरा 4 वीक का रिवाइज़ कर लो अच्छे से। और सिर्फ जीए पे ही अभी फोकस करो, और रात में भी जीए पे फोकस करना। अब चलो, अब अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का, इंग्लिश को एकदम कॉर्नर पे नहीं रखना। इंग्लिश को कॉर्नर पे रखने का मतलब है कि आप एरर वाले कुछ इंग्लिश के मैराथन मत करो, कुछ ही मत करो, हाँ, लेकिन आप इंग्लिश का रीडिंग दो, ठीक है। रीडिंग अब आपको कहाँ से देना है, रीडिंग इस पहले अगर मैं बात करूँ रीडिंग देना किस लिए, रीडिंग देने का रीज़न ये है कि वो एक फ्लुएंसी है ना, वो बना रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज रीडिंग नहीं दोगे और कल अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ये बात नोटिस करते होगे कि अगर आप डेली रीडिंग करोगे, ओके ठीक है, और मॉक अटेम्प्ट करोगे तो आपको पैसे जो आता है वो आप जल्दी जल्दी रीड करते हो, जल्दी जल्दी समझते हो। लेकिन अगर आप डेली रीड नहीं करोगे तब पैसे सॉल्व करोगे तो आप उसे धीरे धीरे रीड करते हो और समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम आज का आर्टिकल जो हिंदू है और कल का जो द हिंदू है, ठीक है, वो उसके सारे आर्टिकल जो है वो रीड कर लो। और रात में क्या करना, मैं आपको एक साइट बताता हूँ, एयून आर्टिकल करके, ठीक है। एयून आर्टिकल पे जाना और कोई भी एक पैसेज रीड कर लेना, कम से कम 3-3.5 हज़ार वर्ड का होगा। वो टोटल पैसेज रीड कर लेना, फिर चुपचाप सो जाना और सुबह में जाना जाके, अगर आपका मॉर्निंग में शिफ्ट है या फिर 12 बजे वाला शिफ्ट है, कभी भी है जाना, फिर चुपचाप जाके एग्ज़ाम दो, ठीक है। मैथ रीजनिंग को अब एकदम टच नहीं करना, एकदम टच मत करो, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह एकदम कुछ भी नहीं करना मैथ रीजनिंग में ना। अगर मैं पेपर अटेम्प्टिंग का स्ट्रैटेजी बताऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास जीए आएगा। जीए में क्या ही बताओ, जीए में अगर आता है तो क्लिक करो, आंसर दो, नहीं आता मत दो, छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी ख़राब है, जैसे देखोगे तो मेरा इसमें भाई देखोगे 27 रॉन्ग है, जो कि मेरे नज़र में तो भाई ख़राब एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अगर आपका एक्यूरेसी ख़राब है तो समझ के चलो कि भाई आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत कटने वाला है, ठीक है, बहुत कटेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ही मिलते हैं एक्यूरेसी के बेस पे ही। जिनका एक्यूरेसी अच्छा होता है मतलब उन्हीं को थोड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन अगर जिनका एक्यूरेसी ख़राब है उनको उतना बेनिफिट नहीं होता। डजेंट मैटर पेपर आपके सिर्फ में टफ आता है या फिर लोअर साइड रहता है, ये मैटर नहीं करता। नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी ही मैटर करती है। मैंने ये आई बी पी एस पी ओ मेन्स में मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरा आई बी पी एस पी ओ मेन्स में सेकेंड शिफ्ट था। हम लोगों को लग रहा था कम से कम 7-10 मार्क्स बढ़ेंगे, बट बढ़ा नहीं, उल्टा घट गया, ठीक है। तो वही है, एक्यूरेसी मैटर करता है गाइज, और पूरी तरह से एक्यूरेसी पे फोकस करना ना। तो जीए का हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश में मेरा यही है कि मैं एरर वाले क्वेश्चन नहीं करूँगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो इंग्लिश का, अगर मैं आपको दिखाऊँ कहाँ से, यहाँ पे ये तो पैसे पैसे में हमेशा सही जाता है। ये चलो ठीक है, ये कौन सा गलत हो गया, एरर वाले क्वेश्चन गलत, एरर वाले एरर वाले क्वेश्चंस गलत,
ये तो इसमें कन्फ्यूज़न था मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक ये है, ठीक है, चलो ठीक है। ये गलत हो गया, पैसे वाला है, ये भी गलत हो गया भाई, यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेन एग्जामिनेशन में गलत नहीं होना था। ये भी एरर वाला गलत, ये भी कौन सा है, ये सच है एरर, हाँ ये भी एरर वाला गलत, ये भी एरर, ये भी एरर, ये भी एरर, ये तो चलो ठीक है, ये वाला। तो अब देख लो मैक्सिमम मेरे एरर वाले ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। तो मैं तो मॉक में तो अटेम्प्ट कर देता हूँ, बट मैं रियल एग्जाम में एरर वाले क्वेश्चन को अवॉइड करूँगा। और अगर 100% अगर किसी में श्योर हूँ तभी मैं उसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और आपको भी यही करना है, अगर आपका एरर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको अवॉइड करना है, नहीं करना, क्योंकि एक्यूरेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए भाई, एक्यूरेसी अपना ख़राब मत करना। चलो ठीक है, इंग्लिश का ये हो गया। इंग्लिश में सबसे पहले आपको जितना भी मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, एरर वाले हो गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले वो करना है। पैसेज लास्ट में करना गाइज, आराम से करना, और पैसेज के लिए कम से कम 15 से 18 मिनट तक टाइम सेव करके रखना, ठीक है ना। अगर मैं अब आता हूँ क्वांट पे, ठीक है, क्वांट पे क्या करना है। क्वांट पे सबसे पहले आपको, इसमें मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं। क्वांट में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वांट में सबसे पहले आपको वन लाइनर करना है, ठीक है। वन लाइनर के बाद आप उसके बाद आप अपने अनुसार आपको कौन ज़्यादा सही लगता है। अगर आपका अरिथमेटिक सही है, अरिथमेटिक भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एक डीआई प्री लेवल का डीआई आएगा जो कि डुएबल होगा। तो वन लाइनर के बाद सीधा उस डीआई पे जाना, पहले उस डीआई को करना, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करना कि करना क्या। वन लाइनर में सिर्फ अप्रोक्सीमेशन ये सब नहीं आता है, अप्रोक्सीमेशन आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, और आपको डाटा सफिशिएंसी भी करना है। डाटा सफिशिएंसी अगर पेन उठा रहे हो, मैं तो पेन नहीं उठाता, अगर पेन उठा रहे हो पेन उठा भी करो ठीक है, लेकिन डाटा सफिशिएंसी करना है क्योंकि उसके क्वेश्चंस इजी आएंगे, और क्वांटिटी कंपैरिजन का भी क्वेश्चंस इजी आएगा। तो क्वांटिटी कंपैरिजन भी आपको करना है और डाटा सफिशिएंसी भी करना है। जब आपका यहाँ से 14 से 15 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन निकल जाएगा, फिर आप उसके बाद डीआई जा सकते हो, डीआई के बाद अरिथमेटिक जाओगे, ठीक है। अब क्वांट हो गया, क्वांट के बाद अब आएगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको पजल नहीं करना, पजल एकदम मत करना, पजल को छूना ही नहीं भाई। अगर पजल पहले उठाओगे तो जाओगे, ठीक है, यू विल फक्ड ऑफ, समझ जाओ। तो पजल उठाना नहीं है, सबसे पहले क्या करना, मिसलिनियस करना, मिसलिनियस उठाना और सारा मिसलिनियस कर देना। वहाँ से आपका जब 14 से 15 मार्क्स ऐसे निकल जाए, 15 या फिर 20 कितना भी निकलता है, वहाँ से जब उतना निकलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल रीजनिंग करना है, ठीक है। या फिर क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलिनियस साथ साथ हमें करते जाना, जो सबसे पहले आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये क्रिटिकल रीजनिंग हो जाएगा और फिर ये मिसलिनियस हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पजल उठाना है। पजल कौन सा उठाना है मैं बताता हूँ, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं दी हो, मतलब वो आपको देख के ही पता लग जाएगा, कोई वैकेंट वगैरह नहीं है, अगर रूम में बैठा है तो कोई वैकेंट नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। एक पजल वो पीओ प्रीलिम्स लेवल का देगा जो कि डुएबल होगा, आपको सबसे पहले वही पिक करना है, वही बनाना है, ठीक है। वो आपको, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है गाइस, तो वो आपको देखते ही पता लग जाएगा, चलो ये पजल मेरे को बनाना है, ये पजल डुएबल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वही पजल उठाना है, और फिर अगर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे, हाँ, और डाटा सफिशिएंसी भी करना है, ऐसा नहीं कि डाटा सफिशिएंसी को छोड़ना है, नहीं, डाटा सफिशिएंसी भी करना है, ठीक है। और फिर अगर उसके बाद उस पज़ल को कर लिए, फिर उसके बाद अगर आपका तो मतलब 25 से लेके 25 तक अटैम्प्ट हो ही जाएगा, 25-26 तक। फिर अगर उसके पास टाइम तो खैर नहीं बचता है, लेकिन अगर मान लो बच गया तो अपने अनुसार एक पज़ल और उठा के देख लेना, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। और एक और बात, मशीन इनपुट आउटपुट का ट्राई करना, कम से कम 2 मिनट देना समझने के लिए, अगर समझ जाओ ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हटा दो, ठीक है। 2 मिनट कम से कम टाइम देना समझने के लिए, ठीक है ना। रीजनिंग का हो गया। अब और क्या था, हाँ, अगर मैं बात करूँ जिनका 12 अप्रैल को भी है, तो मैं तो बोलूँगा कि 10 को एक मॉक लगा लो, 10 को एग्ज़ाम में, आज ही एक मॉक लगा लो, ठीक है, क्यों बाद में डिप्रेस्ड होना। आज एक मॉक लगा लो, फिर उसके बाद कुछ मॉक वगैरह मत लगाओ, जीए रिवीजन कर दो जितना हो सके, बस यही स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं। कहीं से भी मैराथन वगैरह मत करो, कोई भी नीड नहीं है उसका, ठीक है। सेकेंड चीज़, अब क्या क्या कैरी करना है, तो याद रखना जिनका भी एग्ज़ाम है 10th को, मेरा भी है, अपना जो प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है और उस पर जो मतलब आईडी प्रूफ है, उसे वेरीफाइड
का वो लगा होगा, वो आपको कैरी करके जाना है। मेंस का एडमिट कार्ड विथ फ़ोटो एंड शायद से आपको ये भी कैरी करना है, क्या नाम है, आईडी प्रूफ, ठीक है। और कम से कम 2-3 फ़ोटो ले लेना, और पेन ले लेना और पानी की बोतल ले लेना, ठीक है। हाँ, तो यही था गाइज। मैं तो लास्ट मॉक में 71 आया। अब देखो रियल एग्ज़ाम में क्या होता है, सिर्फ अच्छा चला जाए एंड होप आप लोगों का भी मॉक अच्छा ही गया होगा, आप लोगों का लास्ट मॉक। और अच्छा नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि रियल एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंट होता है, उसके लेवल में भी काफ़ी डिफरेंस रहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंस लगेगा। अगर आप इसमें 60 परसेंटाइल भी लेके आ रहे हो, मॉक में 70 परसेंटाइल भी लेके आ रहे हो। देखो परसेंटाइल कैलकुलेट किस पे होता है, परसेंटाइल कैलकुलेट होता है बेस वैल्यू पे, ठीक है, बेस पे। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपका 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 100 बच्चों में आपका जो रैंक था वो 10 था। 10 रैंक लाने का मतलब क्या है, आप 90 परसेंटाइल बच्चों में हो, 90 परसेंटाइल से आप आगे हो, सॉरी 90 परसेंटाइल से आगे हो। लेकिन अगर यही बेस अगर मैं बढ़ा दूँ, इंक्रीज कर दूँ, तो मतलब 200 हो जाएगा। अगर 200 होगा तो इसका मतलब आप 80% पर 80% बच्चों से आगे हो, क्योंकि आपका परसेंटाइल 80 हो जाएगा। तो बेस बढ़ेगा तो परसेंटाइल जो होगा, नहीं बेस अगर बढ़ेगा तो परसेंटाइल तो घटेगा ना। अगर 200 का 10 कितना परसेंट होता है, 5% होता है, तो आप 95 परसेंटाइल आपका वो हो जाएगा। इसका मतलब 95 परसेंटेज से आ गए हो। अब मॉक में क्या होता है, मॉक में अगर आप यहाँ देखोगे 25,000 बच्चों ने ये मॉक अटैम्प्ट किया, 25। लेकिन जो SBI क्लर्क का जो मॉक है, जो मतलब रियल एग्ज़ाम है, वो कितने बच्चे अटैम्प्ट करने वाले हैं, 1,40,000, ठीक है। तो बहुत से बच्चे तो मॉक अटैम्प्ट भी नहीं करते हैं। मॉक अटैम्प्ट कौन करता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका मतलब प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो, वो अटैम्प्ट करता है। तो उसमें तो अगर आपका 80, 75, 70 आ रहा है तो अच्छा है ना, क्योंकि अगर बेस अगर इंक्रीज़ करेगा तो आपका परसेंटाइल भी इंक्रीज़ करेगा ना। तो प्लीज़ परसेंटाइल मत देखो। मॉक्स में अगर आपके मार्क्स, मेरे नज़र में तो अगर आपके पास 60+ आ रहा है तो यू आर गोइंग गुड। और परसेंटाइल एकदम मत देखो, 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, डजेंट मैटर। रियल एग्ज़ाम दो, आराम से जाओ, आराम से एग्ज़ाम दो, ठीक है। जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उसे फॉलो करो। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक गाइज, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और मुझे भी बेस्ट ऑफ लक कर दो, मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला। सो बाय गाइज।